हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। क्लियर। तो ये चैप्टर बच्चों काफ़ी आसान है। इसमें अपने क्या पढ़ते हैं, इसमें अपने जनरल वे में पढ़ते हैं कि अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर। तो पहले तो अपने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसके बारे में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, के वेग का अध्ययन करते हैं, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, समय लगेगा क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो मैं मोटी मोटी बात अपने पास क्या आ गई। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके बाद में अपने स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपने अभिक्रिया वेग से। टॉपिक है अपना पास, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन आ गई। अब बात करते हैं अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग, कोई भी अभिक्रिया जब स्टार्ट होती है तो क्या होता है बच्चों, अपने पास अभिकारक क्या होता है, पूरी तरह 100% अवेलेबल होता है, 100% अभिकारक होता है। क्लियर। जो अभिक्रिया करता है, और अभिकारक से क्या बनता है आपको पता है, उत्पाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ये अपने ए है और इससे क्या बन गया, बी बन गया। ए क्या अपने पास अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और बी अपने पास क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। पहले तो ये अपने पास प्रोडक्ट 0 था और अभिकारक क्या था, 100 का 100%। इसका मतलब समय के साथ क्या, अभिकारक की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। यानी अभिकारक तो क्या होगा, घटेगा, और उत्पाद बनेगा। क्लियर। तो अभिकारक को बोलेंगे घटने की दर या कम होने की दर, और उत्पाद की क्या होती है, बनने की दर। ठीक है। ये सारी किस्में पढ़ती हैं अपने अभिक्रिया वेग में पढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे अपने, किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान दौरान अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में तथा अभिकारक की सांद्रता में कमी कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, की सांद्रता में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। तो ये बात आपको मेन, पहली बात तो ये कि अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक की मात्रा बढ़ेगी और उत्पाद की मात्रा, अभिकारक की मात्रा कम होगी और उत्पाद की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है। तो अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा या अपने कहते सांद्रता में
होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग से दर्शाया जाता है। वेग से दर्शाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभिक्रिया वेग होता है क्या है? तो देखें, सिंपल सी बात, अभिक्रिया वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। काफी बेसिक चीजें हैं, अपने को ढंग से समझना है। क्लियर। तो सांद्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। क्लियर। और परिवर्तन यानी समय अंतराल, समय के साथ होता है ना, पहले क्या था, बाद में कुछ समय बाद में क्या हो गया, तो समय अंतराल। तो ये है अपने पास। सांद्रता को किससे दिखाते हैं? अपने सी से दिखाते हैं, सी से। और डेल्टा किस लिए लगाते हैं? बड़ा परिवर्तन होता है डेल्टा, यानी 100 से 200 के बीच का परिवर्तन हो गया, बड़ा परिवर्तन हो गया। दो चीज परिवर्तन के लिए लगाते हैं, डेल्टा और एक डी। डी में मतलब छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं, 1 से 2, 2 से 3, तो इसमें डी छोटा लगाए थे छोटे छोटे परिवर्तन के लिए। ठीक है। सांद्रता में परिवर्तन होता है डेल्टा सी। और समय अंतराल यानी समय अंतराल के लिए लगाया जाता है अपने पास डेल्टा टी। क्लियर। हाँ, तो ये अपने पास क्या, अभिक्रिया वेग आ गया। अभिक्रिया वेग, ये अपने पास अभिक्रिया वेग के लिए पद आ गया। सिंपल सा स्टेप है अपने पास। क्लियर। अब बात आती है कि यूनिट क्या होगी। तो आपको सांद्रता की यूनिट तो पता ही है बच्चों, क्या होती है सांद्रता, यानी कि यूनिट क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन की, होती है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर यानी लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, या मोल प्रति लीटर। क्लियर। अब और वेग की यूनिट क्या हो जाएगी? सांद्रता की तो अपने पता है, समय की क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसके पास, मोल लीटर इनवर्स। टाइम की होती है सेकंड, सेकंड ऊपर जाके वो भी क्या हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है, सेकंड इनवर्स। तो ये अपने पास किसकी यूनिट है? अभिक्रिया वेग की यूनिट है, सेकंड इनवर्स। तो ये अपने पास अभिक्रिया वेग का आ गया पूरा पद। अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग की यूनिट आपके पास क्या आएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सांद्रता की यूनिट अपने पास पता थी, टाइम की यूनिट क्या थी अपने पास, सेकेंड थी। तो ये अपने पास है चीजें। अब पढ़ते हैं अपने लुप्त होने की दर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लुप्त होने की दर, क्योंकि बेसिक चीजें अपने क्लियर होनी चाहिए, तभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अभिक्रिया वेग में जो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट अपने पास क्या है? लुप्त होने की दर। लिख देता हूं, लुप्त होने की दर। की दर। तो इसमें क्या लिखेंगे? अभिकारक होता है, उसकी सांद्रता क्या होती है, समय के अनुसार कम होती रहती है। क्लियर। तो इसमें अपने लिखेंगे सिंपल सी बात, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी आती है, साथ कमी आती है। ये बात अपने को पहली पहली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और समय के साथ कमी आती है, ठीक है, इसे लुप्त होने की दर कहा जाता है। होने की
दर कहा जाता है। अगर लुप्त हो रहा है यानी कम हो रहा है तो किस चिन्ह से दिखाएंगे? इसे ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। ऋणात्मक या नेगेटिव चिन्ह से दर्शाया जाता है। होगी क्लियर बात? अब देखो, ये होगी अपने पास लुप्त होने की दर। अब बात करते हैं बनने की दर। लुप्त होने की दर तो होगी, अब अपने पास आती है बनने की दर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर अभिक्रिया वेग में दूसरा पॉइंट आता है बनने की दर। बनने की दर क्या होगी? रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? भाई उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। तो लिख देते हैं अभिक्रिया में समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे बनने की दर कहा जाता है। कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? बनने की दर कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धनात्मक बनना है तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। एक सिंपल सी बात है। अब एग्जाम्पल से अपने समझेंगे। क्लियर? तो अपने पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी से क्या बन रहा है? सी बन रहा है। एग्जाम्पल है। ठीक है, ए अपने पास अभिकारक है, समय के साथ खत्म होता है तो छोटी मात्रा होती है तो ए के बनने की दर मैं लिख देता हूं, ए के बनने की दर। तो देखो ए है तो डी सांद्रता में परिवर्तन, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन डी ए। ठीक है, समय अंतराल डी छोटा टी। अब अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस। तो ये ए के बनने की दर हो गई। तो फिर अपने लिखेंगे बी के बनने की दर क्या होगी? बी के इसमें लुप्त होने की दर है, लुप्त होने की दर, क्योंकि ये तो खत्म हो रहा है ना। ए के लुप्त होने की दर, होने की दर। ठीक है, तो ये माइनस लुप्त हो रहा है टाइम के साथ, तो बी के भी लुप्त होने की दर की दर। तो बी की मात्रा टाइम के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया क्योंकि टाइम के साथ बी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ये बी के लुप्त होने की दर। तो ये बच्चों अपने को कॉन्सेप्ट होता है तो अपने पास कोई भी गलती क्या होती है? आसानी से पकड़ में आ जाती है। क्लियर? लिख देते हैं, गलत पर अपने को क्या होता है? पता होना चाहिए। उसी टाइप से अब सी देखो, सी बन रहा है तो सी के क्या आएगी? सी के बनने की दर आएगी, बनने की दर। तो प्लस लगता है डी सी बटे डी टी। तो ए खत्म हो रहा है, बी भी खत्म हो रहा है और सी क्या बन रहा है? तो ये अपने पास जब लुप्त होने और बनने की दर पूछी जाती है बच्चों तो सभी का अलग अलग लिखते हैं। क्लियर? अब पूछे मुझे अभिक्रिया वेग पूछे,
क्या पूछे बच्चों? अभिक्रिया वेग पूछ ले। तो मैं अभिक्रिया वेग में क्या लिखना, थोड़ा तरीके से लिखना होता है। तो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग लिखते हैं। अभिक्रिया वेग में सभी को लिखा जाता है, यानी माइनस डी ए बटे डी टी बराबर में माइनस डी बी बटे डी टी और प्लस डी सी बटे डी टी। तो ये चीज़ें देखो, मैंने सभी को बराबर में लिखा है, क्योंकि अब जब कोई एक ट्रेन चल रही होती है तो ऐसा तो नहीं होता भी एक डिब्बे की स्पीड 30 किलोमीटर है, दूसरे क्या है 60 किलोमीटर है। इसलिए क्या होता है, सभी एक साथ ही स्पीड इनकी क्या होती है, सेम रहती है। अभिक्रिया की जितने भी विकारक है, बनने की दर, खत्म होने की दर, सभी क्या इक्वल रहती है। क्लियर? ठीक है। यानी 40% उत्पाद बन गया, इसका मतलब क्या हो, 40% अभिकारक खत्म हो गया ना, ऐसी चीजें होती है। अब अपने करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल भी ठीक है, सिंपल सा है। 2a प्लस बी तो c। तो मैं लिख देता हूं a के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर, होने की दर। अपने 3-4 एग्जाम्पल करेंगे पर के, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक आ गया, डी ए माइनस डी ए, ये खत्म हो रहा है। और ये देखना अपने पास स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या है, वो अपने नीचे लिखते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। 2 डी टी। तो b के लुप्त होने की दर क्या होगी फिर, होने की दर माइनस डी बी बटे डी टी। सी के बनने की दर की दर, तो प्लस डी सी बटे डी टी। ये चीज है अपने पास, काफी कॉमन सी बात है। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, वो कौन सा अपने पास एग्जाम्पल है, वो अपने पास हेबर प्रोसेस वाला, N2 प्लस 3H2 और 2NH3। ये अपने पास एग्जाम्पल दिया है हेबर प्रोसेस से रिलेटेड। क्लियर? इसमें आपको पहले अभिक्रिया वेग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अभिक्रिया वेग आपका उसको पूरा लिखना था, ठीक है ना, मैंने नहीं लिखा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ पहले वाली रिएक्शन की, ये अपने अभिक्रिया वेग, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, माइनस डी ए बटे 2dt बराबर में माइनस डी बी बटे डी टी बराबर प्लस डी सी बटे डी टी। ये अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस एग्जाम्पल की, N2 प्लस। तो आपको लिखा है N2 के बनने की दर, N2 के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर। तो सीधी बात है, माइनस खत्म हो रहा है, डी N2 बटे डी टी। फिर लिखता हूं H2 के लुप्त होने की दर माइनस डी H2 और स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक नीचे आ जाएगा, रस समीकरण मिति है डी टी। अब बात करते हैं NH3 के बनने की दर, के बनने की दर। तो बन रहा है तो प्लस डी NH3 बटे 2dt, ये है अपने पास। अब लिखेंगे अभिक्रिया वेग, सिंपल सा बात है, अभिक्रिया वेग। तो माइनस डी N2 dt बराबर में माइनस डी H2 3dt बराबर में प्लस डी
NH3/2 dt, ये अपने पास आ गया अभिक्रिया का वेग, जो कि काफी आसान है। क्लियर। अब अपने पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन ये है, उसमें आपको क्या है कि बनने की दर और लुप्त होने की दर वो अपने को बराबर मात्रा में बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, 2b + 3c और 2d। इसमें आपको बताना है कि b के लुप्त होने की दर क्या है, c के लुप्त होने की दर क्या है और d के बनने की दर क्या है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, और उसमें अपने इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर। करके देख लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजें समझ में आ जाए। आपके पास एक रिएक्शन है a + 2b, a + 2b से क्या बन रहा है, c बन रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि b के लुप्त होने की दर क्या है, b के लुप्त होने की दर अपने पास है 15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। b के लुप्त होने की दर, तो a के लुप्त होने की दर ठीक है, तथा c के बनने की दर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, अपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले अपने को बनने की दर वगैरह सब लिख लेना चाहिए, ठीक है। या अभिक्रिया वेग लिख लेना चाहिए। अभिक्रिया वेग लिख लेता हूं मैं, अभिक्रिया वेग आंसर में, ठीक। अभिक्रिया वेग में a - dA dt बराबर में -dB/2 dt, फिर प्लस dC/dt। अब देखो a के लुप्त होने की दर दे रखी है, यानी अपने पास a की वैल्यू आ रही है -dA, ठीक है। b के लुप्त होने की दर, b के लुप्त होने की दर दे रखी है अपने को, b के लुप्त होने की दर दे रखी है अपने पास। तो अपने पास लिख देंगे b के लुप्त होने की दर क्या आपके पास, -dB/2 dt, ये आपके पास आई है। क्लियर। तो लुप्त होने की दर में जब निकालते हैं तो याद रखते हैं कि ये अपने 2 नहीं लगाते, सिर्फ लुप्त होने की दर पूछिए ना, b के लुप्त होने की दर क्या है, -2b/dt। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसमें बाद में लगाए जाते हैं, याद रखना इसमें, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू है -dB/dt वो किसकी है, वो 15 मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास -dB/dt इसी की वैल्यू आई है, स्टोइकियोमेट्रिक नहीं लगाना। अब आपसे सिर्फ पूछा जाए लुप्त होने की दर है तो उसमें अपने नहीं लगाते, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, कोई करेक्शन कर लेते हैं। देखो यहां पर लुप्त होने की दर पूछी है ना, N2 के लुप्त होने की दर dN2/dt, H2 के बनने की दर dH2/dt आएगा सिर्फ, क्लियर है ना। और NH3 के बनने की दर dNH3/2 dt नहीं आएगा, याद रखना। इसमें चीजें अपने को ध्यान रखनी है, बनने की दर लुप्त होने की दर में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं आते, वो सिर्फ किस में आते हैं, अभिक्रिया वेग में ही आते हैं। क्लियर। तो ये अपने पास सिंपल थिंग है, ये एक बात बता देता हूं, सिर्फ अभिक्रिया के वेग में ही अपने पास क्या आता है, वो आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, लुप्त होने की दर और बनने की दर में नहीं आते। क्लियर। तो यहां पर अपने को चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, 15
आ गया अपने पास। सिंपल। अब अपने को क्या निकालना है कि डी ए निकालना है। सिंपल सी बात। हाँ, ए के लुप्त होने की दर देखनी है अपने को। किसकी दर देखनी? ए के लुप्त होने की दर देखनी है। अब देखो यहां पर तो माइनस डी ए बटे डी टी किसके बराबर है? माइनस डी बी बराबर 2 dt के। तो इसको बराबर में रख दूंगा, माइनस डी बी बटे 2 dt। और अपने पास डी बी बटे डी टी की वैल्यू कितनी है? 15। इसमें रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस डी ए बटे डी टी बराबर में आ गया 15/2। ये आ गया अपने पास ए के लुप्त होने की दर आपने निकाल ली। ए के लुप्त होने की दर और सी के बनने की दर लगभग बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, यानी प्लस डी सी बटे डी टी बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास? 15/2। ये अपने पास आंसर आ गया। देखो बच्चों, काफी आसान चीज है। ठीक है, अब देखते हैं वेग नियम। वेग नियम, रेट लॉ, बढ़िया पार्ट है और इसको बढ़िया तरीके से करेंगे भी। ठीक है, क्या अपने पास वेग नियम करेंगे? वेग नियम। वेग नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार अभिकारक क्या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा। तो सिंपल सी बात लिखते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर? ये तो अपने पास क्या है? पहली लाइन है। अभिकारक का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर? यदि अभिक्रिया के और अभिक्रिया में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, यानी रस समीकरणमितीय गुणांक होते हैं, वो किसके रूप में लिखे जाएंगे? सांद्रता की घात के रूप में लिखा जाते हैं। तथा अभिकारकों के रस समीकरणमितीय यानी बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को सांद्रता की घात के रूप में लिखा जाता है। घात के रूप में लिखा जाता है। ये क्या होता है? रेट लॉ होता है। तो पहला पॉइंट तो क्या होता है अपने पास कि अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों की सांद्रता के। और जो अपने पास रस समीकरणमितीय गुणांक होते हैं वो किसके रूप में लिखे जाते हैं? वो लिखे जाते हैं अपने सांद्रता पदों की घातों के रूप में लिखे जाते हैं। अब आपके पास एक समीकरण है, a + 2b से क्या बन रहा है? c बन रहा है। तो यहां पर c क्या है? अपने पास उत्पाद है, उसका कोई रोल ही नहीं है। उत्पाद का कोई अपने पास रोल ही नहीं है। क्लियर? तो अपने पास वेग क्या है? वेग, अभिक्रिया वेग
किसके समानुपाती होता है? अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक ए इसकी सांद्रता ब्रैकेट में, और बी, और जो रस समीकरणीय मितीय गुणांक है वो इसकी घात के रूप में लिखे जाते हैं। क्लियर? अब वेग क्या होता है? वेग को अपने कैसे लिख सकते हैं? वेग अपने पास क्या है? वेग, ये रिएक्टेंट को लिखते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिक्रिया, रिएक्टेंट को आर से दिखाते हैं। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसको मैं और किस हिसाब से लिख सकता हूं? तो वेग में सिंपल सी बात, वेग बराबर माइनस डी, यानी ये अभिकारक टाइम के साथ खत्म हो रहे हैं, अभिकारकों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिएक्टेंट, बटे डी टी। समानुपाती किसके होता है? ए और बी की स्क्वायर, ठीक है। या वेग लिख दो या आप क्या लिख दो? माइनस डी आर बटे डी टी लिख दो। क्लियर? अब जब मैं इसे समानुपाती स्थिरांक को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस डी आर बटे डी टी। बार बार मत लिखो, बोली इसे के से लिख देंगे, के ए बटे बी स्क्वायर। तो के अपने पास क्या है? वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, वेग स्थिरांक। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको सीधा वेग लिख दो, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर में के ए बी स्क्वायर। तो दोनों में से आप जो भी लिखोगे सही माना जाएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं वेग की अवकलित वेग समीकरण। क्या बोला जाता है? वेग की अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। तो आपसे कोई भी समीकरण पूछ ले कि इसकी अवकलित वेग समीकरण लिखो, तो आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर? अब अपने पास सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया वाला। कौन सा? अमोनिया वाला, ठीक है। इसमें आपको लिखना है N2 प्लस 3H2 2NH3, तो वेग लिखना है। तो सिंपल सी बात है, माइनस डी आर बटे डी टी समानुपाती, ठीक है। या ये नहीं लिखना चाहते तो वेग लिख देंगे, N2 की सांद्रता प्लस H2 की सांद्रता, और ये 3 लिख दिया, या सीधा वेग लिख दो, ठीक है। समानुपाती हटा दिया मैंने, या समानुपाती बाद में हटा देंगे, N2 H2 की पावर 3, समानुपाती हटाया तो क्या आ जाएगा अपने पास? K आ जाएगा, N2 और H2 की पावर 3। तो ये अपने पास इसके लिए क्या है? अवकलित वेग समीकरण है। क्या? अवकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण। देखो काफी आसान चीजें हैं, और इससे अपने और भी आसान बना सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? क्या बच्चों? अभिक्रिया की कोटि। और कैसे डिसाइड करते हैं अपने इसको? तो वो है अपने पास अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर। किसी भी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर कैसे अपने निर्धारित करते हैं? क्या होता है अभिक्रिया की कोटि? तो अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक होता है अपने पास, ठीक है। उसमें जो अपने पास अभिकारक होते हैं और उसकी सांद्रता की जो घात होती है, उनका योग ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो मैं लिख देता हूं, वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की घातों का योग, वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की घातों का योग ही
अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है ऑर्डर। बस रेट लो आपको आना चाहिए तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है अपने पास, a+3b से क्या बना अपने पास, c बन गया। ये एग्जांपल है। इसका वेग व्यंजक लिखते हैं अपने पास, ठीक है। वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। तो किसके समानुपाती होता है, a और b की पावर 3। अब बताओ इसकी घात कितनी, 1 और इसकी घात 3, टोटल योग कितना हो गया, कोटि कितनी होगी, सांद्रता बताऊंगी कोटि 1+3, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी यहां पर, 4 होगी। तो वेग व्यंजक में तो इसकी तो एक तो है ही, तो वेग व्यंजक में जो अपने पास सांद्रता पद होते हैं उनकी घातों का योग ही क्या कहलाता है अपने पास, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो उसी टाइप से एक और अपने ले लेते हैं एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल सिंपल है अपने पास, PCl5 है, इसे हीट किया तो किस में टूट जाएगा, PCl3 और Cl2 में। तो इसमें अपने अभिक्रिया वेग लिखेंगे, वेग लिखेंगे, अभिक्रिया वेग, ठीक है। वेग लिखेंगे K, तो PCl5 1, इसकी पावर 1 ही है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। काफी सिंपल। तो किसी भी वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की घातों का योग ही क्या कहलाता है अपने पास, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर? तो अब बात आती है, कई बार अपने क्या होते हैं नोट में एक बात लिखेंगे, वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये वह अभिकारक जो अधिक्य में उपस्थित होता है, मान लो कोई अभिकारक है, मान लो पानी बहुत ज्यादा है अपने पास, ठीक है, तो उसके संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। तो मैं लिख देता हूं नोट डाल के, 2000 रुपये का नोट डाल देंगे। वह अभिकारक जो अभिक्रिया में आधिक्य में उपस्थित होता है, में उपस्थित होता है, उसके संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 0 होती है। कोटि 0 होती है, ये बात रखनी है। अगर जल होता है अधिक्य में, जल डाल दिया बहुत सारा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, उसका अभिक्रिया की कोटि में कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। उसका अभिक्रिया की कोटि में कोई योगदान नहीं होता, अभिक्रिया की कोटि में कोई योगदान नहीं होता है। होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने कोई भी, जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन, क्या एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं अपने, क्या कराएं, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाएं, तो क्या होता है, जल अधिक मात्रा में लेते हैं, C2H5 COO C2H5, ठीक है, प्लस H2O अपने पास क्या है, आधिक्य में है, तो क्या बनेगा अपने पास C2H5 OH प्लस C2H5
COOH। ये दो अपने पास चीजें बनेगी। क्लियर। तो इसका जो अपने पास वेग आएगा वो क्या आएगा बच्चों? वेग आएगा अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन ROR। के आ जाएगा अपने पास, अभिकारक कौन सा है? C2H5 COO C2H5। तो इसकी पावर क्या अपने पास? 1 है। तो ये इसके संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी अपने पास? 1 हो जाएगी। कई बार लिखने वाले यहाँ पर C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C2H5 और ज़्यादातर बुकों में आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। तो इस अभिक्रिया में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इस अभिक्रिया में जल अधिक मात्रा में या आधिक्य में होता है। ठीक है। तथा इसके संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। शून्य होती है। क्लियर। और अगर इसकी कोटि शून्य है तो फिर इसी की जोड़ी जाएगी। तो इस कारण एथिल एसीटेट का जल अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभिक्रिया है तो सिंपल है, एज सिंपल एज यू कैन। क्लियर। तो ये चीज अपने पास। अब बात आती है कोई सिंपल स्टेप्स की, एक आधा एग्जांपल करते हैं, उसे क्या करते हैं अपने सभी को स्टेप्स और छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लेंगे, यानी अभिक्रिया के वे को देखना। ठीक है। तो ये अपने क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल लास्ट में क्या करेंगे, अपने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। अभिक्रिया की वेग की यूनिट कोटि कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, एक गुना कर दें, हाफ से भी हाफ कर दें, तो ये चीज़ें अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।